दुश्मन की मौत। दुश्मन की मौत एक तानाशाह का सबसे बड़ा दुःस्वप्न। न तो युद्ध का खतरा होता है और न ही संकट का माहौल। असली डर हमेशा उन लोगों के जागने से होता है जिन पर वे शासन करते हैं। व्लादिमीर पुतिन को 2022 में इस दुःस्वप्न का सामना करना पड़ा जब जनता की चुप्पी टूटी। जब हजारों बहादुर लोग युद्ध का विरोध करने सड़कों पर उतर आए तो शासन को लगा कि उसने विद्रोह की इस आग को बेरहमी से दबा दिया है। उसने सोचा कि उसने डर की दीवार फिर से खड़ी कर दी है, लेकिन वह गलत था। वह आग अब पुतिन के अपने गृहनगर सेंट पीटर्सबर्ग की बर्फीली सड़कों पर कहीं ज्यादा खतरनाक, कहीं ज्यादा प्रतीकात्मक और कहीं ज्यादा संक्रामक रूप में फिर से भड़क उठी है। और इस ज्वाला का संगीत वही अशुभ धुन थी जिसने सोवियत संघ को ध्वस्त कर दिया था। 15 अक्टूबर 2025 की रात को सेंट पीटर्सबर्ग में सैकड़ों रूसी युवा निडर होकर इकट्ठा हुए और स्वान लेक बैले गाया। यह कोई साधारण धुन नहीं थी। यह चाइकोव्स्की के स्वान लेक बैले का प्रसिद्ध राग था, जिस पर शासन ने 2023 में आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया था और जो एक साम्राज्य के पतन का अनौपचारिक गान बन गया। रूसी युवा अब सेंट पीटर्सबर्ग की सड़कों पर विद्रोह की प्रतिज्ञा की तरह एक साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। यह सिर्फ एक गाना नहीं था, यह पुतिन के मन में 1991 के भूत का, उस महाविनाश के आघात का फिर से जागना था। रूस में होने वाला हर विरोध प्रदर्शन एक जैसा नहीं होता। विद्रोह की चिंगारी कहाँ भड़कती है, यह विद्रोह से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दागिस्तान के एक पहाड़ी गांव में सैन्य भर्ती कार्यालय पर धावा बोलने वाली उग्र भीड़ एक क्षेत्रीय समस्या है जिसे क्रेमलिन संभाल सकता है, अलग थलग कर सकता है और जरूरत पड़ने पर क्रूरता से दबा भी सकता है। लेकिन जब उस विद्रोह का साया सेंट पीटर्सबर्ग के ऐतिहासिक नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट या मॉस्को की त्वेर्स्काया स्ट्रीट पर दिखाई देता है, तो यह समस्या नहीं रह जाती बल्कि शासन के लिए अस्तित्व का खतरा बन जाती है। समारा या कुर्स्क के बजाय सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू हुए स्वान लेक विरोध प्रदर्शनों के अशुभ और ऐतिहासिक महत्व को समझे बिना हम उस गहरे भय को नहीं समझ सकते जो पुतिन की नींद उड़ा देता है। क्योंकि ये दोनों शहर सिर्फ राजधानियां नहीं हैं, ये रूसी राज्य की आत्मा, मस्तिष्क और हृदय हैं। और जब ये अंग काम करना बंद कर देते हैं तो पूरा शरीर मर जाता है। सेंट पीटर्सबर्ग में शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन कोई साधारण विरोध प्रदर्शन नहीं है, यह इतिहास की एक झलक है। यह शहर रूसी स्मृति में क्रांति के उद्गम स्थल के रूप में अंकित है। 1905 का खूनी पूर्वाभ्यास और सबसे महत्वपूर्ण 1917 की महान अक्टूबर क्रांति, जिसने झारशाही शासन को उखाड़ फेंका और दुनिया बदल दी, इसी शहर की गलियों में इसके महलों के सामने शुरू हुई थी। विंटर पैलेस पर वह प्रतीकात्मक हमला, क्रूजर ऑरोरा से दागी गई तोप का गोला, यह सब इस शहर के डीएनए में रचा बसा है। इसीलिए जब सेंट पीटर्सबर्ग में कोई शासन विरोधी नारा लगता है तो वह सिर्फ एक नागरिक का गुस्सा नहीं बल्कि 1917 का भूत जाग उठता है। यह क्रेमलिन के हर नेता के अवचेतन में छिपे सबसे बड़े डर को जगा देता है। इतिहास की पुनरावृत्ति। जब भी सेंट पीटर्सबर्ग की सड़कें हलचल से भर जाती हैं, क्रेमलिन में बैठे सत्ताधारी अपनी खिड़कियों से बाहर झांककर पूछते हैं, क्या हमारा अंत भी जर जैसा होगा? शायद। यह एक मनोवैज्ञानिक और ऐतिहासिक हथियार है जो इस शहर में मौजूद है। दूसरी बात, सेंट पीटर्सबर्ग रूस की यूरोप की खिड़की है। पीटर ने इसकी स्थापना इसी उद्देश्य से की थी, रूस को पश्चिम के साथ एकीकृत करने के लिए। सदियों से यह रूस का सबसे उदार, सबसे बौद्धिक, सबसे कलात्मक और सबसे पश्चिमी शहर रहा है। इसलिए इस शहर में बढ़ता विद्रोह केवल पुतिन के खिलाफ ही नहीं बल्कि उनके द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली हर चीज के खिलाफ विद्रोह है। अलगाववाद, पश्चिम विरोधी भावना और यूरेशियनवाद की दमनकारी और लोकतंत्र विरोधी विचारधारा, यह एशियाई निरंकुशता के विरुद्ध रूस की यूरोपीय भावना का विद्रोह है। यह उसी शहर में पुतिन के रूसी सभ्यता के आख्यान का खंडन है जहां उस सभ्यता का जन्म हुआ था। इसीलिए इसका प्रतीकात्मक महत्व बहुत बड़ा है। और अंत में सबसे व्यक्तिगत आघात। सेंट पीटर्सबर्ग व्लादिमीर पुतिन का गृहनगर है। यहीं से उनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। यहीं वे केजीबी से डिप्टी मेयर तक पहुंचे। यहीं उन्होंने अपनी वर्तमान सत्ता की नींव रखी। यही उनका किला है, यही उनका पिछवाड़ा है। इस शहर पर नियंत्रण खोना स्मोलेंस्क या वोल्गोग्राद में हार से कहीं ज्यादा बड़ी व्यक्तिगत और राजनीतिक हार है। इसका मतलब है अपने ही घर में अपने ही पड़ोसियों द्वारा ठुकराया जाना। यह इस बात का सबसे दर्दनाक सबूत है कि वह अब अपने सबसे भरोसेमंद गढ़ में भी सुरक्षित नहीं है। उसकी सत्ता की नींव सड़ चुकी है। और उस रात पुतिन को 14 करोड़ रूसियों ने एक ऐसे नेता के रूप में देखा
जो अपने ही शहर में स्वान लेक को शांत नहीं कर सका, तो फिर शासन के सबसे क्रूर दमन तंत्र के केंद्र में सविनय अवज्ञा का ऐसा दुस्साहसिक कृत्य कैसे हो गया? इस घटना का विश्लेषण वास्तव में दर्शाता है कि पुतिन का शासन जिस जमीन पर खड़ा है वह कितनी नाजुक है, और पिछले 2 सालों में जो गुस्सा पनपा है वह एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक रूप में फूटने को तैयार है। यह सिर्फ एक क्षणिक विस्फोट नहीं है, यह एक सोची समझी चुनौती है, आर्थिक पतन और प्रतीकात्मक प्रतिरोध का एक आदर्श तूफान है। सबसे बढ़कर यह आयोजन, जिसमें स्वान लेक की धुन का सार्वजनिक प्रयोग किया गया, 2022 की युद्ध विरोधी सामूहिक गिरफ्तारियों और उसके बाद हुई क्रूर कार्रवाई के बाद से सविनय अवज्ञा का सबसे साहसी और संगठित कृत्य है। 2022 में हजारों लोग युद्ध विरोधी बैनर लेकर ज्यादा व्यक्तिगत और स्वतः स्फूर्त तरीके से सड़कों पर उतरे थे। हालांकि आज की कार्रवाई में कहीं अधिक गहरी ऐतिहासिक चेतना और प्रतीकात्मक शक्ति है। प्रदर्शनकारी न केवल युद्ध को बल्कि स्वयं शासन व्यवस्था को, उसके द्वारा उत्पन्न पतन को और सोवियत संघ के अंतिम दिनों से उसकी भयावह समानता को निशाना बना रहे हैं। यह केवल एक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक निदान है। वे कहते हैं कि आपकी व्यवस्था सोवियत संघ की तरह ही ढह रही है और हम उस पतन का संगीत बजा रहे हैं। यह समझने के लिए कि शासन इस प्रतीक से कितना डरता है, बस 1 साल पीछे जाना होगा। 2023 में क्रेमलिन ने चुपचाप एक प्रतिबंध लागू कर दिया, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर बैले स्वान लेक के अनाधिकृत प्रदर्शन और वादन को चरमपंथी गतिविधि घोषित कर दिया गया। यह इस बात का सबसे स्पष्ट प्रमाण था कि पुतिन और उनके विचारक रूसी सामूहिक स्मृति में इस धुन की अशुभ विनाशकारी शक्ति से कितना डरते थे। एक शासन जो बैले से डरता है, असल में अपने अंत से, अपने इतिहास से डरता है। और अब वह सबसे बड़ा डर प्रतिबंधों के बावजूद सेंट पीटर्सबर्ग के दिल में प्रकट हो रहा है। यह इस बात का ऐलान था कि शासन के पास अब न सिर्फ सड़कों पर बल्कि लोगों की यादों और प्रतीकों पर भी नियंत्रण करने की शक्ति नहीं रही। हालांकि इस विद्रोह की आग को भड़काने वाली, इसे 2022 के विरोध प्रदर्शनों से कहीं ज्यादा खतरनाक और व्यापक रूप से फैलने की क्षमता रखने वाली आर्थिक प्रवृत्ति ही थी। 2022 के विरोध प्रदर्शन मुख्यतः नैतिक और राजनीतिक आधार पर थे। इनमें भाग लेने वाले ज्यादातर बड़े शहरों के शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग थे, जो युद्ध की नैतिक गलतियों और रूस के अंतर्राष्ट्रीय अलगाव का विरोध कर रहे थे। हालांकि आज के विरोध प्रदर्शनों को न केवल राजनीतिक आक्रोश से बल्कि एक ठोस और कठोर आर्थिक वास्तविकता से भी बल मिल रहा है, जो लाखों लोगों को आहत कर रही है और उन्हें खाने का सामान जुटाने से रोक रही है। क्रेमलिन का 22% नया मूल्य वर्धित कर युद्ध मशीन को वित्त पोषित करने के लिए लागू किया गया, जिसने रातों रात लोगों की क्रय शक्ति को कम कर दिया। युद्ध अर्थव्यवस्था के कारण कारखानों में उत्पादन बंद होने से सुपरमार्केट की खाली अलमारियां, और सबसे जरूरी बात, यह बेरहम बेकाबू महंगाई बुनियादी खाने पीने से लेकर किराए तक हर चीज पर भारी पड़ रही है, जबकि मजदूरी स्थिर बनी हुई है। यह जहरीला मिश्रण अब उन लाखों लोगों को भी सड़क पर ला रहा है जो 2022 में चुप रहे थे, जिन्होंने कहा था राजनीति मेरा काम नहीं है, क्योंकि अब यह राजनीतिक पसंद का मामला नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई है। यह समझने के लिए कि स्वान लेक रूस में युवाओं के लिए विद्रोह का गान क्यों बन गया है, रूसी सामूहिक स्मृति में अंकित इस धुन के अशुभ गूढ़ अर्थ को समझना जरूरी है। यह सिर्फ बैले संगीत नहीं है, यह राजनीतिक आपदा, अनिश्चितता और सबसे महत्वपूर्ण एक पीढ़ी के लिए एक साम्राज्य के पतन का साउंड ट्रैक है। इस धुन का अभिशाप 1980 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ और 1991 के महाविनाश में अपने चरम पर पहुंच गया। यह सब उस अंधकारमय दौर में शुरू हुआ जब सोवियत नेता एक के बाद एक मरते गए। 1982 में लियोनिद ब्रेजनेव, 1984 में यूरी एंड्रोपोव और 1985 में कॉन्स्टेंटिन चेरनेंको का निधन हुआ। अनिश्चितता के उन क्षणों में जब क्रेमलिन नए नेता पर सहमति बना रहा था, सरकारी टेलीविजन अपने सामान्य कार्यक्रमों को रोककर घंटों, कभी कभी तो दिनों तक एक ही चीज प्रसारित करता था, स्वान लेक बैले की एक रिकॉर्डिंग। जब लोगों ने अपने टेलीविजन स्क्रीन पर उन सुंदर हंसों को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि क्रेमलिन की दीवारों के पीछे कुछ ढह रहा है, एक युग का अंत हो रहा है। यह धुन राजनीतिक संकट का प्रतीक बन गई थी। लेकिन स्वान लेक का असली अभिशाप यह था कि इसने अगस्त 1991 के उन 3 दिनों में रूस की नियति हमेशा के लिए बदल दी, जब कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टरपंथी धड़े ने मिखाइल गोर्बाचेव के खिलाफ तख्तापलट की कोशिश की। जब तख्तापलट की साजिश रचने वालों ने सत्ता हथिया ली तो सरकारी टेलीविजन ने फिर वही किया।
उसने सामान्य कार्यक्रम बंद कर दिए और 3 दिनों तक स्वान लेक का लगातार प्रसारण किया। उन 3 दिनों तक लाखों सोवियत नागरिक अपने टेलीविजन स्क्रीन पर उन हंसों को घूमते हुए देखते रहे, यह न जानते हुए कि उनका देश गृहयुद्ध की कगार पर है, टैंक किसे कुचलेंगे या भविष्य क्या लाएगा। जब तख्ता पलट विफल हुआ और सोवियत संघ का पतन तेज हुआ तो स्वान लेक एक अपरिवर्तनीय आघात का साउंड ट्रैक बन गया, जो न केवल एक नेता की मृत्यु का बल्कि एक व्यवस्था, एक साम्राज्य की मृत्यु का प्रतीक था। यही पुतिन का सबसे बड़ा डर है, उस आघात का फिर से उभरना। फरवरी 2022 में जब यूक्रेन पर आक्रमण शुरू हुआ तो सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्तोक तक रूस भर में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और चिल्लाने लगे, युद्ध नहीं। शासन ने विद्रोह की इस संभावना को भांप लिया और भयभीत हो गया। उस समय सबसे तीव्र विरोध प्रदर्शन मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में हुए। अगर सेंट पीटर्सबर्ग रूस की आत्मा है तो मॉस्को उसका मस्तिष्क, उसका हृदय और उसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। मॉस्को में विरोध प्रदर्शन शरीर पर कहीं चोट नहीं बल्कि सीधे दिमागी रक्तस्राव है, क्योंकि मॉस्को सिर्फ एक राजधानी नहीं बल्कि रूसी राज्य का पूर्ण गुरुत्वाकर्षण केंद्र है। क्रेमलिन वहीं है, रक्षा मंत्रालय वहीं है, एफएसबी मुख्यालय लुब्यांका वहीं है, सभी सरकारी टेलीविजन स्टेशनों और सभी प्रचार तंत्रों के मुख्यालय वहीं हैं। इसलिए मॉस्को की सड़कों पर हजारों लोगों का उमड़ना शासन के खिलाफ विरोध नहीं बल्कि शासन के अपने ही महल के भीतर विद्रोह है। इसका मतलब है कि दुश्मन दरवाजा तोड़कर महल के आंगन में घुस आया है। इस स्थिति का सबसे गंभीर परिणाम उन अभिजात वर्ग पर पड़ता है जो शासन की रीढ़ हैं, यानी नोमेनक्लातुरा और सिलोविकी, यानी सुरक्षा नौकरशाही। दागिस्तान या कुर्स्क में विद्रोह किसी जनरल मंत्री या मॉस्को के कुलीन वर्ग के लिए टेलीविजन पर देखी जाने वाली एक दूर की समस्या है। यह उनकी विलासितापूर्ण जीवन शैली रुबल्योवका में उनके विला या लंदन में उनके बच्चों की शिक्षा को सीधे तौर पर प्रभावित नहीं करता। दरअसल ऐसे क्षेत्रीय संकट उनके लिए भी उपयुक्त हो सकते हैं क्योंकि ये केंद्र की शक्ति और महत्व को बढ़ाते हैं। लेकिन जब ये विरोध प्रदर्शन, ये अराजकता उनके अपने घरों से कुछ ही ब्लॉक दूर पुष्किन स्क्वायर में होती है तो समीकरण पूरी तरह बदल जाते हैं। यही वह क्षण होता है जब खतरा अमूर्त नहीं बल्कि ठोस हो जाता है। यही वह क्षण है जब शासन को यह डर सताने लगता है कि वह अपनी रक्षा भी नहीं कर पाएगा। यही वह क्षण है जो उन्हें शासन के प्रति अपनी वफादारी पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या जहाज डूब रहा है, पहले किसे कूदना चाहिए। समारा में विद्रोह एक क्षेत्रीय पुलिस मामला है, लेकिन मॉस्को में विद्रोह एक अस्तित्वगत संकट है जो हर अभिजात वर्ग को अपने भविष्य, अपनी संपत्ति और अपनी सुरक्षा के बारे में फैसला लेने पर मजबूर करता है। जैसा कि द गार्जियन ने लिखा है, पुतिन शासन ने हजारों लोगों को गिरफ्तार करके, नए और क्रूर सेंसरशिप कानून लागू करके और मीडिया पर पूरी तरह से नियंत्रण करके इन विरोध प्रदर्शनों का क्रूरतापूर्वक दमन किया। यही वह क्षण था जब शासन का सविनय, अवज्ञा का डर और नियंत्रण खोने का डर चरम पर पहुंच गया था। उसे लगा कि उसने उस विद्रोह के भूत को अपनी कठोर मुट्ठी में दबा दिया है। लेकिन आज 2022 में हिंसक रूप से दबाई गई वह भावना 1991 के अशुभ प्रतीक के साथ विलीन हो गई है और शासन के सबसे कमजोर, सबसे नाजुक दौर में एक दुःस्वप्न की तरह फिर से उभर आई है। सेंट पीटर्सबर्ग की सड़कों पर उठ रही विद्रोह की यह नई लहर 2022 के विरोध प्रदर्शनों से कहीं ज्यादा खतरनाक और विनाशकारी क्यों है? क्योंकि इस बार शासन के खिलाफ सिर्फ राजनीतिक और नैतिक गुस्सा ही नहीं है। इस बार एक कहीं ज्यादा आदिम और कहीं ज्यादा शक्तिशाली गतिशीलता है जो शासन की वैधता के सबसे बुनियादी स्रोत, यानी आर्थिक स्थिरता के उसके वादे, खाली जेबों और भूख के डर को बुनियादी तौर पर हिला देती है। यह एक जहरीला मिश्रण है जिसे शासन नियंत्रित या दबा नहीं सकता। 2022 के विरोध प्रदर्शन काफी हद तक नैतिक और राजनीतिक ढांचे के भीतर ही रहे। प्रदर्शनकारी युद्ध की गलतियों, रूस के एक अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कृत राज्य में तब्दील होने और पुतिन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं के खिलाफ थे। हालांकि उस समय तक युद्ध के आर्थिक प्रभावों का लोगों की जेब पर पूरी तरह असर नहीं पड़ा था। क्रेमलिन की प्रचार मशीन अभी भी यह झूठ फैलाने में कामयाब हो रही थी कि पश्चिमी प्रतिबंधों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए विरोध प्रदर्शन बड़े शहरों के शिक्षित मध्यम वर्ग तक ही सीमित थे। फैक्ट्री मजदूरों और ग्रामीण किसानों, जो शासन का मूक बहुमत था, ने इन विरोध प्रदर्शनों में ज्यादा हिस्सा नहीं लिया। हालांकि अब समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं।
3.5 साल के युद्ध ने रूसी अर्थव्यवस्था को कैंसर की तरह निगल लिया है और इस कैंसर के मेटास्टेसिस अब हर घर हर रसोई तक पहुंच चुके हैं। आज सेंट पीटर्सबर्ग की सड़कों पर स्वान लेक चिल्लाते युवाओं का गुस्सा न केवल यूक्रेन में मर रहे उनके साथियों के दर्द से, बल्कि खाली सुपरमार्केट की अलमारियों के सामने उनकी मां की बेबसी, उनके पिता की कटी हुई तनख्वाह और उनके अपने भविष्य के अभाव से भी भड़का है। यह सबसे खतरनाक क्षण है जब नैतिक गुस्सा और आर्थिक लाचारी एक साथ आ जाते हैं। यही वह क्षण है जब शासन की दुष्प्रचार की सबसे बड़ी दीवार, देशभक्ति और स्थिरता की दीवार, कठोर आर्थिक वास्तविकताओं के सामने ढह जाती है। यहाँ तक कि जो लोग यूक्रेन में हजारों लोगों की मौत की खबरों पर भी चुप रहते हैं, वे भी अपनी जेबें खाली होने और अपने बच्चों के भूखे रहने के खतरे का सामना करने पर सड़कों पर उतरने से नहीं हिचकिचाएंगे। इतिहास में सभी क्रांतियों का मूल नियम यही रहा है और पुतिन इस नियम को भूलकर अपनी ही बर्बादी की तैयारी कर रहे हैं। विद्रोह की इस नई और खतरनाक लहर का सामना करते हुए पुतिन शासन की प्रतिक्रिया से पता चलता है कि वह कितनी घबराहट और लाचारी में है। विरोध प्रदर्शनों को फैलने से रोकने के लिए क्रेमलिन के कमजोर और अनाड़ी प्रयास शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि पूरी तरह से नियंत्रण खो देने और 1991 के पतन के परिदृश्य के दोहराव के डर का प्रतिबिंब है। शासन की पहली प्रतिक्रिया हमेशा की तरह तकनीक पर हमला करने की थी। जैसे ही विरोध प्रदर्शनों की तस्वीरें फैलने लगीं, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को जैसे प्रमुख शहरों में इंटरनेट की गति जानबूझकर धीमी कर दी गई और सोशल मैसेजिंग और शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्लीकेशन तक पहुंच प्रतिबंधित कर दी गई। यह शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक दर्दनाक स्वीकारोक्ति है कि शासन 2022 के विरोध प्रदर्शनों को संगठित होने और डिजिटल क्षेत्र में फैलने से रोकने में असमर्थ रहा। पुतिन और उनके केजीबी प्रशिक्षित सलाहकारों को अच्छी तरह याद है कि 1991 में गोर्बाचेव के खिलाफ तख्तापलट की नाकामी का एक प्रमुख कारण उस समय का नया उभरता स्वतंत्र मीडिया और सूचना का प्रवाह था। वे यह नहीं भूले हैं कि कैसे उस सूचना प्रवाह ने शासन के झूठ को बेनकाब किया और लोगों को संगठित किया। अब 21वीं सदी में यह जानते हुए कि सूचना का यह प्रवाह लाखों गुना तेज और ज्यादा अनियंत्रित है, वे भयभीत हैं। इंटरनेट बंद करना और मैसेजिंग ऐप्स पर प्रतिबंध लगाना बाल्टी से सागर खाली करने जितना ही निरर्थक और कमजोर प्रयास है। यह इस बात का प्रमाण है कि शासन अब न केवल सड़कें बल्कि डिजिटल चौक भी खो चुका है। और इस संकट की सबसे बड़ी विडंबना इतिहास का बदला है। सत्ता में अपने 20 से ज्यादा वर्षों के दौरान व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक परियोजना को एक ही विचार पर आधारित किया है: सोवियत संघ के पतन से पैदा हुई भू राजनीतिक तबाही को उलटना, रूस को एक बार फिर एक महान और सम्मानित साम्राज्य बनाना। लेकिन आज अपने हर कदम, अपने हर फैसले के साथ वह अपने देश को 1991 के पतन की उसी गतिशीलता में, जिससे वह घृणा करते हैं, अपने ही हाथों से उसी अराजकता की स्थिति में वापस धकेल रहे हैं। ठीक 1980 के दशक के उत्तरार्ध की तरह देश सैन्य रूप से दिवालिया है, अफगानिस्तान बनाम यूक्रेन के दलदल में फंसा हुआ है। ठीक उसी दौर की तरह युद्ध अर्थव्यवस्था के कारण नागरिक अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, बाजार खाली हो रहे हैं और लोग दरिद्र होते जा रहे हैं। और ठीक उसी दौर की तरह जो लोग अब शासन के झूठ पर विश्वास नहीं करते और बदलाव चाहते हैं, वे प्रतीकात्मक कार्रवाइयों के साथ सड़कों पर उतरने लगे हैं। पुतिन जहां सोवियत संघ के भूत को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं वास्तव में वे उसकी लाश को कब्र से खोदकर अपने शासन पर डाल रहे हैं। इतिहास बेरहमी से अपना बदला ले रहा है और पुतिन अपने सबसे बड़े डर के रचयिता खुद बन रहे हैं। घरेलू मोर्चे पर ये ज्वालाएं व्लादिमीर पुतिन को सैन्य, राजनीतिक और रणनीतिक रूप से पूरी तरह से शह और मात की स्थिति में डाल रही हैं। यह उनके द्वारा शुरू किए गए युद्ध का एक रणनीतिक जाल है, जहां हर चाल का परिणाम नुकसान ही होता है और जीत का कोई रास्ता नहीं होता। पुतिन अब एक अपरिहार्य दोहरे मोर्चों वाली लड़ाई में फंस गए हैं। पहला मोर्चा यूक्रेन की कीचड़ भरी खाइयां हैं। वहां उनकी सेना हर दिन खून, जमीन और मनोबल गंवा रही है। सैन्य विजय की कोई भी उम्मीद बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। अब एकमात्र लक्ष्यपूर्ण पतन को रोकना और यथासंभव लंबे समय तक टिके रहना है। लेकिन अब पुतिन के पीछे एक दूसरा मोर्चा खुल गया है, जो यूक्रेनी मोर्चे से कम उतना ही खतरनाक या उससे भी ज्यादा विनाशकारी तो नहीं जरूर है। रूस के अपने शहर, अपनी सड़कें। यूक्रेन में सैन्य दलदल में फंसे रूस को अब अपनी ही सीमाओं के भीतर एक विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है, जिसे उसकी जनता दबा नहीं सकती।
इस शासन के पास न तो सेना है, न पुलिस, न ही इतनी आर्थिक शक्ति कि वह एक साथ दोनों मोर्चों पर लड़ सके। यूक्रेन भेजा गया हर नया सैनिक असल में सेंट पीटर्सबर्ग की सड़कों से लापता एक पुलिस अधिकारी है। युद्ध पर खर्च किया गया हर नया अरब डॉलर असल में सामाजिक सहायता है, जिसका इस्तेमाल जनता के गुस्से को शांत करने के लिए नहीं किया जा सकता। शासन दोनों मोर्चों पर हार रहा है। इस स्थिति का सबसे खतरनाक पहलू डोमिनोज प्रभाव की संभावना है। आज सेंट पीटर्सबर्ग में कुछ 100 बहादुर युवाओं द्वारा शुरू की गई यह प्रतीकात्मक कार्रवाई कल मॉस्को, येकातेरिनबर्ग, नोवोसिबिर्स्क तक फैल सकती है। औद्योगिक मोनोगोरोड्स यानी आर्थिक संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित एकल कारखाना वाले शहरों में जहां कारखाने बंद हो गए हैं, यह चिंगारी जंगल की आग में बदल सकती है। 2022 में लोग भले ही डरे हुए हों, लेकिन आज उस डर के साथ भूख भी है, और जहां भूख है वहां दीवारें गिराना आसान है। सेंट पीटर्सबर्ग में शुरू हुई यह प्रतीकात्मक कार्रवाई एक ऐसा डोमिनोज प्रभाव पैदा कर सकती है जिससे शासन पूरी तरह से नियंत्रण खो देगा और लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर उतर आएंगे। यह शासन के अंत की शुरुआत है। यह क्रेमलिन का सबसे बुरा सपना है। अंततः व्लादिमीर पुतिन ने सोचा कि 2022 में हजारों लोगों को कैद करके उन्होंने अपने लोगों के विद्रोह की आवाज को दबा दिया है और उस भूत को दफना दिया है। लेकिन आज चाइकोवस्की के अमर स्वर स्वान लेक की मनहूस धुन क्रेमलिन की दीवारों से गूंज रही है, मानो किसी बदले की कसम खा रही हो, मानो किसी विद्रोह का आह्वान हो। हमें चुनने के लिए शुक्रिया।